क्या आप भी नेपाल ट्रिप का प्लान कर रहे हो लेकिन कंफ्यूज हो कि कहाँ जाएं और कैसे जाएं? रोड से जाना सही रहेगा या फ्लाइट से? कितना बजट लगेगा? कौन कौन सी जगहें घूमनी चाहिए? और इंडियन टूरिस्ट के लिए क्या रूल्स हैं? तो इस वीडियो में मैं आपको नेपाल की कंप्लीट ट्रैवल गाइड देने वाला हूँ, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ भी सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नेपाल एक ऐसा देश है जहाँ वीजा नहीं लगता है। बजट फ्रेंडली ट्रिप हो सकती है। नेचर, टेम्पल, माउंटेन्स एंड एडवेंचर के साथ सब कुछ मिल जाता है घूमने के लिए जो एक टूरिस्ट को चाहिए होता है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ कम बजट में एक फॉरेन ट्रिप वाली फील भी आ जाती है। नेपाल इंडिया से घूमना कितना इजी है बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। नेपाल जाने के लिए ना पासपोर्ट चाहिए ना वीजा चाहिए, इसीलिए एक इंडियंस को नेपाल घूमना सबसे आसान हो जाता है। इंडिया और नेपाल के बीच में ओपन बॉर्डर सिस्टम है, यानी बाई लैंड आप ऐसे ही बस आधार कार्ड दिखा के जा सकते हो। यानी इंडियन सिटीजन्स को कोई बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं होती, सीधा अपना एक बेसिक आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड लेके सीधा आप एंट्री कर सकते हैं नेपाल में। अब मैं आपको बताता हूँ कि रोड से नेपाल कैसे जाएं। अगर आप बजट में नेपाल घूमना चाहते हो तो रोड ट्रिप करके नेपाल जाना एकदम बेस्ट ऑप्शन है। इंडिया से नेपाल जाने के लिए कई सारे फेमस बॉर्डर पॉइंट्स हैं जहां पे आप लोग जा सकते हैं। अगर आप यूपी साइड से नेपाल में एंट्री करना चाहते हैं तो यूपी के गोरखपुर तक आपको आना होता है। उसके बाद सुनौली बॉर्डर से होते हुए आप नेपाल के भैरवा में एंटर हो जाते हैं। अगर आप बिहार साइड से जाना चाहते हैं तो यहाँ के रक्सौल बॉर्डर से आप एंट्री करेंगे और नेपाल के बीरगंज में एंटर हो जाएंगे। और अगर आप उत्तराखंड साइड से आना चाहते हैं तो बनबासा बॉर्डर को यूज करके नेपाल में एंटर कर सकते हैं। और वेस्ट बंगाल साइड से अगर आप आना चाहते हैं तो आप पानी टंकी बॉर्डर से एंटर कर सकते हैं नेपाल के लिए। बॉर्डर क्रॉसिंग करने का तरीका अब आपको बताता हूँ। आप इंडिया के किसी भी जगह से बस, ट्रेन, कार, बाइक कोई भी गाड़ी लेकर आप बॉर्डर तक पहुँच सकते हैं। उसे आप अपनी आईडी चेक करवाकर पैदल ही क्रॉस कर सकते हैं और बस आप नेपाल में एंटर हो चुके हैं। कई बार ये प्रोसेस इतना सिंपल हो जाता है कि आपसे डॉक्यूमेंट भी अगर नहीं मांगा गया, आप नेपाल में एंटर कर जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपने एक इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर लिया है। दिल्ली से सीधा काठमांडू के लिए कई सारी बसेस भी चलती हैं जो कि लगभग 2500 से 3000 के बीच में आपको सीधा दिल्ली से काठमांडू पहुंचा देती हैं। अब आपको बता देता हूँ कौन सा बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। इंडियन सिटीजन्स के लिए एक बेसिक आईडी प्रूफ होना चाहिए। कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, कोई भी आईडी चलेगी। वैसे नेपाल के लिए पासपोर्ट मैंडेटरी नहीं है, तो आप इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट दिखाकर एंटर कर सकते हैं। और अगर आप इंडिया से बाइक या कार ले जा रहे हो नेपाल के लिए तो याद रखना कि नेपाल एंट्री पर ही आपके व्हीकल का परमिट बनवाना पड़ता है, जिसे भंसार परमिट कहते हैं। बॉर्डर पर इसका एक छोटा सा प्रोसेस होता है जिसमें कुछ फीस लगती है। आपके पास एक इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और आपके गाड़ी की आरसी, इंश्योरेंस और पॉल्यूशन वगैरह होना चाहिए। नेपाल के लिए आपको कोई भी इंटरनेशनल लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। नेपाल में इंडियन बाइक को एंटर करने के लिए भंसार परमिट बनवाना पड़ता है, जिसका प्राइस नेपाली रुपीज में सिर्फ 200 रुपए होता है। और साथ ही रोड टैक्स भी पे करना पड़ता है, जिसका 200 रुपए अगेन आपको नेपाली करेंसी में देना पड़ता है। तो मतलब एक बाइक का पर डे का आपको नेपाली 400 रुपए देने पड़ते हैं। और वहीं अगर आप अपने कार से जाते हो तो आपको कार का लगभग 800 रुपए पर डे का नेपाली रुपीज आपको देना पड़ता है, जिसमें 400 रुपए आपके भंसार के होते हैं कार के लिए और 400 रुपए ही कार का रोड टैक्स देना पड़ता है नेपाली रुपीज में। और अगर आप फ्लाइट से जाते हैं तो फ्लाइट से काफी कंफर्टेबल हो जाता है। आप दिल्ली से सीधा फ्लाइट ले सकते हैं काठमांडू के लिए। सबसे इजी ऑप्शन यही है। कोई भी एयरलाइंस से आप बुकिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन बुकिंग इनकी हो जाती है फ्लाइट्स में, जैसे इंडिगो, एयर इंडिया, विस्तारा। और इंडिया से सीधा नेपाल फ्लाइट से जाना चाहते हो तो आपको पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड की जरूरत होती है। यहाँ आपका आधार कार्ड नहीं चलेगा। सिर्फ आधार कार्ड अगर आप लेके जाते हो तो कई बार इश्यूज हो जाते हैं, इसलिए प्रेफर करते हैं कि आपके पास वोटर आईडी होना जरूरी है। ये इसका भी एक आसान तरीका बता देता हूँ। दिल्ली से बॉर्डर तक की फ्लाइट ले लो और बॉर्डर से बाई लैंड एंट्री करके नेपाल में आप लोग नेपाली फ्लाइट लेकर सीधा पोखरा या काठमांडू के लिए जा सकते हैं, जो कि आपके आधार कार्ड से चल जाएगा। फ्लाइट के कॉस्ट की बात करें तो करंट प्राइस आप लोग ऑनलाइन चेक कर सकते हो। बाकी 6000 से 15000 के बीच एक तरफ का टिकट प्राइस होता है। बाकी सीजन और हॉलीडे के हिसाब से ये प्राइस ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं नेपाल के ट्रिप की आइटिनरी, यानी कहाँ कहाँ आपको कैसे घूमना चाहिए, कहाँ स्टे वगैरह करना चाहिए। दोस्तों, नेपाल की राजधानी काठमांडू है और काठमांडू का आपको कल्चर, टेम्पल, लोकल वाइब ये सब देखना चाहिए, जिसमें से पशुपतिनाथ टेम्पल सबसे पहले आप विजिट कर सकते हैं, जो कि भगवान शिव को समर्पित नेपाल का एक फेमस मंदिर है। यहाँ की स्पिरिचुअल वाइब आपको अलग ही लेवल की देखने को मिलेगी और यहाँ पर माना जाता है कि सिर्फ हिंदू ही आकर यहाँ दर्शन कर सकते हैं।
दूसरा, आप काठमांडू में ही बौद्धनाथ स्तूपा देखने जा सकते हैं, जो कि दुनिया के सबसे बड़े बुद्धिस्ट स्तूपा में से माना जाता है। तीसरा, आप स्वयंभूनाथ टेम्पल जा सकते हैं, जो कि मंकी टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से पूरे काठमांडू सिटी का शानदार व्यू देखने को मिलता है। अगला, आप काठमांडू के दरबार स्क्वायर जा सकते हैं। अगर आपको हिस्ट्री और ओल्ड आर्किटेक्चर पसंद है तो काठमांडू का दरबार स्क्वायर आपको जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए। अगला, आप जा सकते हैं गार्डन ऑफ ड्रीम्स। भीड़ भाड़ से दूर थोड़ा शांत माहौल आपको चाहिए तो आपको काठमांडू के सेंटर यानी थमेल मार्केट के पास ही मिल जाता है गार्डन ऑफ ड्रीम्स। यहाँ पर आप अच्छी फोटोज खिंचवा सकते हैं और उसके बाद शाम को आप थमेल मार्केट को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहां आपको शॉपिंग करने के लिए लगभग सारे ही ब्रांड्स मिल जाते हैं, कैफेज मिल जाते हैं, रेस्टोरेंट्स मिल जाते हैं और लाइव म्यूजिक वाले काफी सारे प्लेसेस मिल जाते हैं, जहां पर आप लोकल नेपाल काठमांडू को एक्सप्लोर कर पाएंगे। बाकी अगर नाइट लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कई सारे क्लब्स भी मिल जाते हैं, जिनमें से एक फेमस क्लब है एलओडी क्लब, जहां आप नाइट लाइफ एंजॉय कर पाएंगे काठमांडू की। इसके बाद आप निकल आना पोखरा के लिए। पोखरा नेपाल का सबसे ब्यूटीफुल सिटी है। काठमांडू से पोखरा जाने के लिए लगभग आपको 7 से 9 घंटे तक लग सकते हैं। बाकी अगर आप फ्लाइट से आते हैं तो सिर्फ 25 मिनट में आप फ्लाइट लेकर आ सकते हैं। अब बात करते हैं पोखरा के मेन अट्रैक्शंस की। पोखरा का लेक साइड एरिया काफी पीसफुल और टूरिस्ट फ्रेंडली है। यहाँ के फेवा लेक में आप कायाकिंग और बोटिंग का मजा ले सकते हैं। लेक के बीच में बना ताल भैरवा टेम्पल काफी सुंदर है और अगर आप एडवेंचर पसंद करते हैं तो पोखरा में आप पैराग्लाइडिंग का भी मजा ले सकते हैं। और पोखरा में ही आप देवीज फॉल विजिट करेंगे, जहाँ पर आपको एक बड़ा सा वाटरफॉल देखने को मिलेगा। साथ ही में गुप्तेश्वर महादेव जी के केव में भी जा सकते हैं, जहाँ पर आपको जमीन के काफी अंदर एक हिडन केव के अंदर आपको एक बड़ा सा वाटरफॉल देखने को मिलेगा, जहाँ पर गुप्तेश्वर महादेव जी के दर्शन हो पाएंगे। ये काफी यूनिक एक्सपीरियंस होगा आपके लिए। अगला, आप सारंगकोट आ सकते हैं। सुबह सुबह जल्दी उठकर सारंगकोट आएंगे तो यहाँ से आपको सनराइज का जो व्यू देखने को मिलेगा, साथ ही अन्नपूर्णा माउंटेन की रेंज देखने को मिलेगी, जो आपका दिन बना देगी। ये जगह वाकई में बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर एक व्यू पॉइंट बना हुआ है, जहाँ से आप पूरे 360 माउंटेन का व्यू देख पाएंगे। अगला, आप वर्ल्ड पीस पगोड़ा चले आना। ये जगह काफी शांत और खूबसूरत है। और अगर आपको माउंटेन और माउंटेन्स हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप इंटरनेशनल माउंटेन म्यूजियम भी जा सकते हैं। बाकी शाम के टाइम आप लेक साइड मार्केट में एंजॉय कर सकते हैं, जहां पर आपको घूमने के साथ साथ झूले, खाने पीने की चीजें, काफी कुछ मिल जाता है। मतलब काफी हैपनिंग यहाँ पे जगह होती है। साथ ही शाम को फेवा लेक के साइड में आपको कई सारे क्लब्स भी मिल जाते हैं, जहां पर आप नाइट लाइफ का भी मजा ले सकते हैं। अगला प्लेस गांधरुक विलेज है। अगर आपको विलेज लाइफ पसंद है, माउंटेन कल्चर, ये सब एक्सपीरियंस करना है तो आप गांधरुक विलेज आ सकते हो। यहाँ इस विलेज से आपको बेहद ही खूबसूरत अन्नपूर्णा रेंज का व्यू देखने को मिलता है। बाकी आप कल्चर, ट्रेडिशनल हाउस, लोकल नेपाली फूड को भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगली जगह आप जोमसम और मुक्तिनाथ के लिए आ जाना। ये है नेपाल का सबसे स्पिरिचुअल और एडवेंचर रूट। मुक्तिनाथ टेम्पल हिंदू और बुद्धिस्ट दोनों के लिए बेहद पवित्र जगह है। यहाँ आपको 108 धाराएं देखने को मिलती हैं, जिसमें स्नान करना हिंदू धर्म के हिसाब से बहुत ही पवित्र माना जाता है। मुक्तिनाथ टेम्पल विष्णु भगवान का एक पवित्र और दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर माना जाता है। और मुस्तांग रीजन का जो लैंडस्केप है वो भी आपको बहुत ही अलग, एकदम डेजर्ट माउंटेन वाला फील देगा, जैसे आप कहीं लद्दाख वगैरह में आ गए हैं। यहाँ पर आप अगर अपनी गाड़ी से आ रहे हो तो आपको काफी ब्यूटीफुल मेमोरीज भी मिलेंगी। साथ ही यहाँ पास में एक मारफा विलेज है, जो कि एप्पल प्रोडक्शन के लिए काफी फेमस है, तो इसे एप्पल विलेज के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पर आप एप्पल जूसेस, एप्पल की ब्रांड्स और आपको यहाँ एप्पल से जुड़ी खेती वगैरह भी देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं नेपाल का टोटल बजट, यानी सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, यानी नेपाल में कितना खर्च आने वाला है। अगर आप बजट ट्रैवल करते हैं, बस से ट्रैवल करते हैं, तो नेपाल ट्रिप में लगभग आपको 15 से 25 हजार रुपए के बीच में खर्चा आएगा। अगर आप थोड़ा मिड रेंज यानी कंफर्ट की तरफ जाते हैं तो टोटल होटल और फ्लाइट वगैरह मिला के आपको 25 से 40 हजार रुपए तक का पर पर्सन का खर्चा आ जाएगा। एक्सपेंसेस बताऊं कि कहाँ कहाँ कितना खर्च होगा। आपको होटल जो नेपाल में मिलेंगे लगभग 800 से 3000 रुपए पर नाइट तक रहते हैं। फूड की बात करें तो आप पर डे 300 से 800 रुपए के बीच खाना खा सकते हैं। और लोकल ट्रांसपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर इंटरसिटी ट्रैवल यानी लगभग टोटल खर्चा आपको 5000 से 10,000 रुपए तक पड़ सकता है।
और सबसे इम्पोर्टेंट टिप मैं आपको देना चाहता हूँ कि आपको जो बातें याद रखनी चाहिए नेपाल में जाने से पहले, तो वो ये है नेपाल में जाते वक्त आप बॉर्डर पर ही अपनी करेंसी एक्सचेंज करवा लेना। जितना भी पैसा आपके पास है वो आप नेपाल में एंटर करते ही बॉर्डर पर आप एक्सचेंज करवा लेंगे तो आपको 1 रुपए का 1 रुपए 60 पैसे यानी लगभग 10,000 का 16,000 रुपए आपको मिलता है। यही बॉर्डर पर ही आप सिम भी ले लेना, वो सिम लगभग आपको 300 रुपए के आसपास मिलता है नेपाली रुपीज में, क्योंकि कई बार आपको मैप देखने की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं हुआ तो आपको काफी दिक्कत हो सकती है। नेपाल में एनसेल नाम का सिम आपको मिलेगा, जैसे इंडिया में एयरटेल वगैरह चलता है तो वहाँ पर एनसेल ही बेस्ट ऑप्शन है। और नेपाल का वेदर काफी तेजी से बदलता है, तो कहीं आपको गर्मी लगेगी तो कहीं आपको सर्दी लगेगी, इसीलिए दोनों ही तरह के कपड़े आप लेकर जाना। और नेपाल घूमने का सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है मार्च से मई और सितंबर से नवंबर के बीच। बाकी आप पूरे साल कभी भी नेपाल ट्रैवल कर सकते हैं, सिर्फ बारिश के टाइम को अवॉइड करें। नेपाल में ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज मैं आपको बता दूं कि बस, टैक्सी, बाइक रेंटल सब कुछ आपको मिल जाता है और सबसे चीप ऑप्शन होता है कि आप बस से ट्रैवल करें। टैक्सी कंफर्टेबल तो होगी मगर थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाती है, और बाइक रेंटल करना वहाँ ज्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बाइक से आप ट्रैवल करेंगे तो जगह जगह आपको परमिट या फिर मुस्तांग वगैरह ले जाने पर आपको रोक और चालान का सामना करना पड़ सकता है। और मुस्तांग जाते वक्त जो परमिट बनता है वो परमिट आपको रास्ते में ही रोक कर बना दिया जाता है। अगर आप पहली बार नेपाल जा रहे हो तो 10 से 12 दिन का कम से कम प्लान बनाना, तभी आप काठमांडू, पोखरा, गांधरुक, जोमसोम और मुस्तांग जैसी जगहों को एक्सप्लोर कर पाएंगे। और नेपाल में लगभग 100 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने के लिए कम से कम 10 घंटे का समय लगता है, तो इस चीज के लिए आप पहले से ही प्रिपेयर रहना। तो दोस्तों ये थी नेपाल की कंप्लीट ट्रैवल गाइड इंडियन लोगों के लिए। तो ये वीडियो आपके लिए अगर यूजफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और देखते रहो एसी दिल्ली व्लॉग्स। फिर मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें।